जाकर सबके सामने वीरेंद्र को, पिछले एपिसोड में आपने सुना कि मुखिया देवकीनंद लंगड़ा आश्रम जाकर सबके सामने वीरेंद्र को फिर से बेइज्जत करने लगते हैं। वो पूरे आश्रम का मुआयना करता है और सीधे रसोई में पहुंच जाता है, जहां पर उसे काला जादू और टोना टोटका करने वाली कुछ सामग्री मिलती है। सभी गांव वाले फिर एक बार वीरेंद्र के खिलाफ होने लगते हैं और उसके आश्रम से जाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ शशि कहीं अचानक से गुम हो जाती है। अब सुनिए आगे। ये मामला तो गंभीर होता जा रहा है। मेरी रसोई में आकर कोई टोटके का सामान रख जाता है, और वो भी मेरी नाक के नीचे। और तो और वो हमारी शशि दीदी को भी कहीं ले गया है। ये हरकत किसी बाहर वाले की है। कोई नहीं चाहता कि आश्रम में गांव वालों का आना जाना लगा रहे, लेकिन ऐसा किया किसने? क्या ये एक इंसान है या फिर पूरा गिरोह है? और क्या पक्के से उन्हीं लोगों ने शशि दीदी को भी नुकसान पहुंचाया होगा? वीरेंद्र ने कहा, मुझे शशि की बहुत चिंता हो रही है वीरेंद्र। रजत ने परेशान होकर कहा, वो मुझे बिना बताए कहीं नहीं जाती। हो ना हो उसका किसी ने अपहरण किया है। पता नहीं मेरी शशि किस हाल पे होगी। और फिर वो पेट से भी है, उसने कुछ खाया भी नहीं होगा अब तक। कहीं उसको कोई नुकसान ना पहुंचा दे। वीरेंद्र, मेरी मदद करो, मेरी शशि को कहीं से भी ढूंढ कर ले आओ। रजत शशि को लेकर बहुत परेशान हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ वीरेंद्र को समझ नहीं आ रहा था कि एक बार फिर से उसके किरदार पर दाग लगाने की कोशिश किसने करी थी। ना हो शशि दीदी को नुकसान पहुंचाने वाला और मेरी रसोई में इतना बड़ा कांड करने वाला इंसान एक ही हो सकता है, लेकिन कौन? वीरेंद्र के मन में इस वक्त यही एक सवाल था। लेकिन हम दीदी को ढूंढने के लिए जाए कहां पर? एक अकेला ये गांव ही इतना ज्यादा बड़ा है, सारी रात हो जाएगी हमें उनको ढूंढते ढूंढते। हमारे पास कोई दिशा भी तो नहीं है। हमें पता ही नहीं है कि शशि दीदी इस वक्त कहां हो सकती है। भाई अनिल ने भी अब अपना दिमाग लगाना शुरू कर दिया था। शशि दीदी से आखिरी बार मैं ही मिला था, जब उन्होंने मुझे प्रसाद बनाने वाली बात कही थी। वीरेंद्र बोल पड़ा, हाँ, और उसके बाद से हमने उनको कहीं भी नहीं देखा है। तब वो रसोई की तरफ ही जा रही थी। अनिल ने जवाब दिया, इसका मतलब जिसने भी शशि दीदी को उठाया है उसने रसोई से ही उठाया है। तो फिर हमें सबसे पहले शशि को रसोई में ही ढूंढना चाहिए। वीरेंद्र सरपट रसोई की तरफ बढ़ने लगा। वीरेंद्र, अनिल, रजत और श्याम नारायण के साथ रसोई में पहुंच गया था। आश्रम की रसोई ज्यादा बड़ी नहीं थी, इसीलिए उनको वहां पर कुछ ज्यादा ढूंढने को नहीं मिला। तंत्र विद्या की सामग्री अभी भी वहीं पर पड़ी हुई थी, इसीलिए वो सभी उसके आसपास ध्यान से ही गुजर रहे थे। अब अच्छे से देखो, उधर स्लैब के नीचे देखो, हमें रसोई की खिड़की के बाहर भी देखना चाहिए। वीरेंद्र लटक कर खिड़की के बाहर भी देखने लगा, लेकिन शशि किसी को नहीं मिली और ना ही कोई सुराग मिला। यहाँ पर तो हमारे हाथ कुछ नहीं लगा। हो सकता है कि उन्होंने शशि को आश्रम में ही कहीं और छुपा दिया हो। एक काम करते हैं, अनिल, तुम और रजत भाई छत पर जाओ और मैं और श्याम नारायण यहीं आसपास दीदी को ढूंढते हैं। ठीक है, ऐसा ही करते हैं। ये डिसाइड करने के बाद वो चारों रसोई से निकलने ही वाले थे कि अचानक तभी उन्हें किसी के दरवाजा पीटने की आवाज सुनाई देती है। वो सब एकदम से अपनी अपनी जगह पर ही रुक गए और पलटकर देखने लगे। ये आवाज कहां से आ रही है? तभी दरवाजा पीटने की आवाज दोबारा आई। वीरेंद्र ने अपनी रसोई में कोने में बनी हुई अलमारी की तरफ देखा, जिसके अंदर ताला डाला हुआ था। ये आवाज अलमारी के अंदर से आ रही है। वो चारों फौरन दौड़कर अलमारी के पास पहुंचे। खोलो, दरवाजा खोलो। उन्हें अंदर से किसी के धीरे धीरे बोलने की भी आवाज सुनाई दे रही थी, जिसे सुनकर रजत एकदम से खुश हो गया। ये तो मेरी शशि की आवाज है। अब शशि, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? रजत बेकरार होकर बाहर से ही शशि को पुकारने लगा। वहीं वीरेंद्र एकदम शॉक था। उसने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि शशि उन लोगों को ऐसे अलमारी में बंद मिलेगी। वीरेंद्र, इस ताले की चाबी कहां है? अनिल ने फौरन कहा। तभी वीरेंद्र जैसे अपने शौक से बाहर आया और बोला, मुझे नहीं पता, बल्कि मैंने तो कभी इस अलमारी पर ताला ही नहीं डाला। यह सुनकर रजत और अनिल हैरान रह गए। तभी वीरेंद्र को एक आइडिया आया और वो फौरन बाहर से एक बड़े से पत्थर का टुकड़ा लाया। चाबी तो नहीं है, इसलिए हमें ताले को तोड़ना पड़ेगा। लाओ, मुझे दो। अनिल ने पत्थर लेकर उस ताले पर जोर जोर से मारा। 3-4 बार मारने पर ही वो ताला टूट गया। तभी रजत ने फौरन अलमारी खोली और अंदर शशि को बंधी हुई हालत में पाया। शशि! रजत के मुंह से एकदम चीख निकल गई। अब मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा शशि। रजत ने शशि को अपनी गोद में लिया और अलमारी के अंदर से निकाला। शशि बेहोशी की हालत में लग रही थी। उसके मुंह पर टेप लगा हुआ था और रस्सी से उसके हाथ पैर बंधे हुए थे। रजत ने शशि को बिस्तर पर लाकर लिटा दिया। किसने किया ये तुम्हारे साथ? एक बार मुझे उसका पता चल जाए ना, तो मैं उस इंसान को छोड़ूंगा नहीं।
ये कहते हुए रजत फटाफट शशि की रस्सियां खोलने लगा। अनिल ने उसके मुंह पर से टेप हटाया। अभी वीरेंद्र ने फटाफट शशि की नब्ज फील करते हुए कहा, दिल की धड़कन बहुत तेजी से चल रही है, लगता है इनका बीपी बहुत ज्यादा हाई है। मेरे पास शशि के बीपी की दवाइयां हैं। रजत फौरन अब दौड़कर गया और शशि के छोटे से बैग में से उसने कुछ गोलियां निकाली और शशि को दवाई खिला दी। उसके बाद उसे वापस बिस्तर पर ही लिटा दिया। शशि दीदी ने लेटते ही अपनी आंखें बंद की और आराम करने लगी। सभी को जल्द ही समझ आ गया कि जिस जवाब का इंतजार वो कर रहे थे, शशि फिलहाल वो जवाब देने की हालत में नहीं थी। अब तो तुम खुश हो। जैसा तुमने चाहा था हमने वैसा ही किया। आश्रम में जाकर के इतना बवाल खड़ा कर दिया कि उस वीरेंद्र की हवा खराब हो गई। कॉल पर हंसते हुए देवकीनंद ने श्रवण से कहा, खुश हूं। मैं किस बात से खुश होऊंगा? जब मेरा मंदिर सूना पड़ा रहेगा तो आपको लगता है कि मुझे इस बात की खुशी होगी? श्रवण की इतनी रूखी बोली सुनकर देवकीनंद की भौहें तन गई और वो एकदम बोला, खाली पड़ा है मंदिर? ये तुम कैसी बात कर रहे हो? हम तो अभी अभी सभी गांव वालों को बोलकर आए थे कि वो आश्रम छोड़कर महाकाल मंदिर पहुंचे। तभी श्रवण ने एकदम से कहा, घंटा, अभी तक तो यहाँ पर कोई आया नहीं है और मुझे नहीं लगता कि शायद कोई आने भी वाला है। अचानक तभी देवकीनंद की नजर अपनी गाड़ी के बाहर की ओर गई। रास्ते में कई गांव वाले गुजर रहे थे। ड्राइवर, गाड़ी रोको। उसने गाड़ी रुकवाई और गाड़ी का शीशा नीचे करते हुए गांव वाले को बुलाया। ए, तुम इधर आओ। कहां जा रहा है ये पूरा काफिला? मुखिया ने सख्ती से पूछा। फिर वो आदमी सबकी तरफ देखते हुए बोला, अपने घर। और कहां? ये सुनकर मुखिया हैरान हो गया और बोला, ये बीमारी अभी ठीक नहीं हुई, इसलिए तुम लोगों का घर जाना ठीक नहीं होगा। सबके सब जल्दी महाकाल मंदिर पहुंचो, भक्ति का वक्त हो रहा है। तभी ये सुनकर वो आदमी मुस्कुराने लगा और बोला, अब हमें किसी भक्ति की जरूरत नहीं है मुखिया जी। हमारा इलाज पूरी तरीके से हो चुका है। अब हमें घर जाकर आराम करने की जरूरत है, और हाँ, अपने पैसे बचाने की भी। इतना कहकर वो आदमी आगे बढ़ गया। मुखिया को उसकी बात सुनकर इतना तेज गुस्सा आया कि वो अपनी मुट्ठियां भींचने लगा। शशि, ये लो, कुछ खा लो, तुमने दोपहर से कुछ भी नहीं खाया होगा। रजत शशि के लिए फल लाए थे। तभी शशि मुस्कुराकर वो फल खाने लगी। शशि दीदी, अब हमें बताइए कि आपके साथ एग्जैक्टली हुआ क्या था? आप उस अलमारी के अंदर कैसे पहुंची? अचानक ये सुनकर शशि के चेहरे पर बेचैनी आ गई और वो बोली, मुझे नहीं पता वीरेंद्र, मैं तो रसोई में खड़े होकर प्रसाद बना रही थी। अचानक तभी पीछे से रसोई की खिड़की में से कोई आ गया। मैंने जैसे ही पलटकर उस आदमी की तरफ देखा तो उसने मेरा मुंह दबा दिया और कहा, अगर तूने जरा सा भी शोर मचाया तो अभी कभी तेरी गर्दन काट दूंगा। उसकी धमकी सुनकर मैं बहुत ज्यादा डर गई थी, क्योंकि मुझे खुद से ज्यादा अपने अपने बच्चे की चिंता थी और मैं कोई भी तेजी दिखाकर अपने और अपने बच्चे की जान को खतरे में नहीं डालना चाहती थी, इसलिए मैंने बिल्कुल भी शोर नहीं किया। ये सुनकर वो तीनों एकदम शॉक्ड रह गए। तभी वीरेंद्र ने फौरन कहा, कौन था वो आदमी शशि दीदी? क्या आपने उसकी शक्ल देखी थी? तभी शशि निराश होकर बोली, नहीं वीरेंद्र, सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि मुझे अफसोस है कि मैं उसकी शक्ल नहीं देख पाई, और उसने अपने मुंह पर रुमाल भी बांधा हुआ था। क्या वो अकेला था या उसके साथ कोई और भी था? अनिल ने पूछा। तभी शशि सोचते हुए बोली, हाँ, उसका एक और साथी 2 मिनट बाद अंदर आया था और उसने आकर कहा, अबे ये तू क्या कर रहा है? तूने अभी तक इसको मॉर्फिन भी नहीं सुखाया। जब तक ये बेहोश नहीं होती हम अपना काम कैसे कर पाएंगे? ये सुनकर उस आदमी ने अपनी जेब में से एक रुमाल निकाला और उसे मेरे मुंह पर लगाकर छोड़ दिया। उसके कुछ ही सेकंड में मैंने अपने होश खो दिए और बेहोश होकर वहीं पर गिर गई। शशि ने अब घबराते हुए अपनी आपबीती बताई। फिर मेरी जब आंख खुली तो मैंने खुद को उस अंधेरे से भरी हुई अलमारी के अंदर पाया। मुझे वहां बहुत घुटन हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरी जान ही निकल जाएगी। इतना कहने के बाद शशि ने रजत को अपने गले से लगा लिया। रजत भी उसको प्यार से सहलाने लगा। शशि का पूरा बयान सुनने के बाद वीरेंद्र को गुस्सा आने लगा और वो अपनी मुट्ठियां भींचते हुए बोला, मेरा शक सही निकला। जैसा मैंने सोचा था सब कुछ बिल्कुल वैसा ही है। अनिल ने अब गंभीर होते हुए पूछा, मतलब क्या कहना चाहता है तू? यही कि ये सब उसी का किया धरा है। उसी ने अपने आदमी भेजे और शशि दीदी को अलमारी में बंद कर दिया ताकि बिना किसी रुकावट के वो आराम से वहां पर तंत्र विद्या की सामग्री फैला दे और पूरा इल्जाम मेरे ऊपर डाल दे। ये सब गांव वालों की नजरों में मेरी इज्जत को गिराने के लिए किया गया है। एक मिनट, तू बोलना क्या चाहता है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। किसके आदमी ने ये सब किया है? मुखिया देवकीनंद और उसके आदमी, वीरेंद्र ने गुस्से में जवाब दिया।
ये सुनकर अनिल, रजत और शशि तीनों ही चौंक गए। लेकिन वीरू, तू इतने पक्के तरीके से कैसे बोल सकता है? शशि ने पूछा। तभी वीरेंद्र उन तीनों की तरफ देखते हुए बोला, मैं सच कह रहा हूं, तुम लोगों ने देखा नहीं था, लेकिन जिस तरीके से वो मुखिया यहाँ आकर पूरे आश्रम का मुआयना कर रहा था, मुझे तभी शक हो गया था कि जरूर ये कोई ना कोई कांड करने के लिए आया है। और आते ही वो सीधा रसोई के अंदर घुस गया, जैसे कि उसको पहले से ही पता था कि वो तंत्र विद्या की सामग्री उसे कहां पर फैली हुई मिलेगी। वीरेंद्र की इन बातों ने उन तीनों को सोचने पर मजबूर कर दिया था। ठीक है, एक बार के लिए हमने मान भी लिया कि ये सब मुखिया का ही किया धरा है, तो फिर तू इस बात को सच्चा कैसे साबित करेगा? पर हमारे पास तो उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, और ना ही हमारे पास कोई मुद्दा है उसके ऊपर इल्जाम लगाने का। और कौन हमारी बात सुनेगा, वो भी बिना सबूत के? हर कोई मुखिया के फेवर में ही रहता है। ऐसा लगता है जैसे उसने अपने पूरे गांव को खरीद रखा हो। क्या वीरेंद्र मुखिया के खिलाफ आवाज उठाएगा? मुखिया देवकीनंद से बदला लेने के लिए अब वीरेंद्र कौन सा कदम उठाएगा? क्या वो कामयाब हो पाएगा, या वीरेंद्र की चाल उसके ऊपर ही उल्टी पड़ जाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। डियर लिसनर, अगला एपिसोड इस कहानी का आज का आखिरी फ्री एपिसोड होगा। कल वापस आने पर आपको मिलेंगे फ्री एपिसोड। कहानी को बिना पिछले एपिसोड में आपने सुना, वीरेंद्र और रजत को शशि एक अलमारी के अंदर बंद मिलती है। गांव वाले आश्रम छोड़कर भले ही चले जाते हैं, लेकिन वो महाकाल मंदिर भी नहीं जाते हैं, जिस वजह से श्रवण का मूड बहुत खराब हो जाता है। शशि सभी को बताती है कि किस तरीके से किसी अनजान शख्स ने आकर उसको बेहोश कर दिया था। वीरेंद्र समझ जाता है कि ये सब मुखिया और उसके आदमियों का ही किया धरा है। अब सुनिए आगे। जाते वक्त उसने मुझे धमकी दी थी कि वो इस बात पर पंचायत बिठाएगा और मुझे कटघरे में खड़ा करके मेरी ऐसी की तैसी करेगा। लेकिन अब क्योंकि मुझे सब कुछ पता चल चुका है, मेरे पास विक्टिम भी है, इसलिए अब मैं उसकी ऐसी की तैसी करूंगा और उसको दिखा दूंगा कि वीरेंद्र का असली रूप क्या है और मुझसे फालतू में उलझने का अंजाम क्या होता है। वीरेंद्र ने 2-3 कदम चलते हुए कहा। तभी अनिल ने पीछे से आकर उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, तू जो भी कर, पूरी हिम्मत के साथ सीना तान के करना, पर याद रखना कि तू अकेला नहीं, हम सब तेरे साथ हैं। मुखिया के खिलाफ तेरी लड़ाई में तू अकेला नहीं है। अनिल की बात पर शशि और रजत भी अपना सिर हिलाने लगे। वीरेंद्र का भी हौसला बढ़ गया था। रात का समय हो चला था। आज अनिल आश्रम में वीरेंद्र के साथ देर रात तक बैठा हुआ था और दोनों दोस्त ने मिलकर के मुखिया से निपटने का एक नया तरीका ढूंढ ही लिया था। इसीलिए पूरे दिन की थकान के बाद वीरेंद्र ने कहा, पंचायत परसों बैठेगी, देवकीनंद मेरा आमना सामना करने के लिए तैयार है। वीरेंद्र ने अनिल को कहा। तभी अनिल बोला, कोई बात नहीं, मैं जानता हूं कि न्याय का पक्ष तेरे तरफ ही रहेगा और तू इस समय बिल्कुल अकेला नहीं है, हम लोग हैं तेरे साथ। तभी वीरेंद्र ने एक लंबी सांस लेकर कहा, मैं जानता हूं, चल ठीक है, काफी रात हो गई है और मैं बहुत थक चुका हूं। आई थिंक अब हमें सोना चाहिए। अनिल को अलविदा कहने के बाद वीरेंद्र अपने बिस्तर पर जाकर लेट गया। लेटे लेटे छत की तरफ देखकर वो दिन में उसके साथ घटी हुई सभी घटनाओं के बारे में सोच रहा था। उसका जंगल से आना, जड़ी बूटी बनाने की पूरी प्रक्रिया करना, आश्रम में गांव वालों का आना, उसके बाद फिर वो टोने टोटके वाली हरकत और शशि का किडनैप। ये सब चीजें उसके दिमाग में एक साथ घूम रही थी और वो बदला लेने के लिए आतुर हो रहा था। अचानक तभी वीरेंद्र को सिर में दर्द होने लगा। अगर मैं इन सब बातों के बारे में इतना सोचूंगा तो पागल ही हो जाऊंगा। वैसे भी अब सोचने का काम मेरा नहीं है। अब जो भी कोई फैसला होगा वो गांव के 5 पंच मिलकर करेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि उनके अंदर थोड़ा दिमाग तो जरूर होगा और वो मुखिया की तरफदारी करने की बजाय सच का पक्ष जरूर लेंगे। इतना कहकर वीरेंद्र ने अपने दिल को दिलासा दे दिया और उसके बाद आंखें बंद करके वो सोने की कोशिश करने लगा। एक घना जंगल था। उस जंगल में रात के वक्त बहुत सन्नाटा हो रहा था। ठंड का मौसम होने की वजह से घना कोहरा पूरे जंगल में फैला हुआ था, जिस वजह से जंगल में साफ साफ ज्यादा कुछ नजर नहीं आ रहा था। अचानक तभी एक भेड़िया जंगल में बहुत तेजी से भागने लगता है। उसके मुंह के अंदर कपड़ा दबा हुआ था और उस कपड़े के अंदर एक छोटा सा बच्चा था। वो भेड़िया इतनी तेज स्पीड से भाग रहा था, ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। वो भेड़िया भागते हुए बार बार पीछे मुड़कर भी देख रहा था। अचानक तभी आदमियों का एक ग्रुप उस भेड़िए के पीछे भागता हुआ नजर आया। उन लोगों के हाथ में लंबी लंबी बंदूकें थीं, लेकिन वो इससे भेड़िए के ऊपर हमला नहीं कर रहे थे। उस भेड़िए के ऊपर बिल्कुल भी हमला नहीं करना। अगर उस पर गोली चलाई तो हो सकता है कि वो गोली बच्चे को लग सकती है, इसलिए हमें उस बच्चे को बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाना है। मुझे वो बच्चा किसी भी हालत में जिंदा चाहिए। उनमें से एक आदमी ने अपने बाकी साथियों से कहा। वो भेड़िया अपनी पूरी जान के साथ भाग रहा था। भागते भागते कपड़े में लिपटा हुआ वो बच्चा जोर जोर से रोने लगा।
लेकिन तब भी वो भेड़िया एक पल के लिए भी नहीं रुका। लेकिन अचानक तभी एक पेड़ की बेल में आकर उसका पैर अटक गया और उसका बैलेंस बिगड़ गया। वो खुद नीचे गिर गया और बच्चा उससे छूटकर पत्तों के ढेर के ऊपर जा गिरा। गिरने की वजह से उस भेड़िए को बहुत तेज चोट आई थी, इसीलिए वो थोड़ी देर के लिए उन्हीं पत्तों के ऊपर पड़ा रहा। अचानक तभी वो आदमियों का ग्रुप उस बच्चे और भेड़िए के करीब आ गया। उठा लो बच्चे को, एक आदमी ने कहा और दूसरा आदमी बच्चे की तरफ आगे बढ़ा। अचानक तभी भेड़िए के कान खड़े हो गए और वो फौरन अपनी जगह पर से उठा और बच्चे के सामने जाकर खड़ा हो गया। ये देखकर वो आदमी शॉक रह गया और बोला, तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही क्या? इस बच्चे को हमारे हवाले कर दो, तुम्हारा इससे कोई वास्ता नहीं है। बेहतर होगा अगर तुम हमारे बीच के मामले में मत बोलो, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। मैं तुम्हारे आगे आने वाली पीढ़ी को चैन से जीने नहीं दूंगा। तभी इस बात पर वो भेड़िया गुर्राने लगा और उस बच्चे के सामने कवच बनकर ऐसे खड़ा हो गया जैसे वो उसका रक्षक हो। भेड़िया हल्की आवाज में गुर्रा भी रहा था ताकि वो आदमी पीछे हटकर खड़े हो जाए। देखो, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूं, इस बच्चे को हमारे हवाले कर दो, इसके बाद हम तुम्हें छोड़ देंगे, हमें तुमसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये बच्चा हमारे लिए जरूरी है, इसे इस दुनिया में बहुत सारे बड़े काम करने हैं। इसके बारे में अभी इसको पता नहीं है, इसलिए मैं इसे अपने साथ रखकर इसे इस सच्चाई के बारे में सब कुछ बताऊंगा, इसका अतीत, इसका पुनर्जन्म कैसे हुआ, ये सब, और ये भी कि इसे इस दुनिया में क्या क्या करना है। वो आदमी बहुत ही सीरियस टोन में बात कर रहा था। उसके हाथ में बंदूक तनी हुई थी जिसे वो भेड़िए की तरफ तान कर खड़ा हुआ था। लेकिन उस भेड़िए के बर्ताव को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उस बच्चे की रक्षा करने के चक्कर में वो अपनी जान पर खेलने के लिए भी तैयार था। उसने बच्चे को पूरे तरीके से अपनी पीठ के पीछे छुपा लिया था। देखो, हम तुम्हें आखिरी मौका दे रहे हैं, इस बच्चे को हमारे हवाले कर दो। ये हमारा बच्चा है ना कि तुम्हारा? तो तुम तो जानवर हो, तो कैसे किसी और के बच्चे को अपने साथ रख सकते हो? लेकिन इस भेड़िए को उस इंसान की कोई बात समझ में नहीं आ रही थी। उसे बस उस बच्चे के लिए खतरा महसूस हो रहा था जो कि उसे पसंद नहीं था। उसने वादा किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए उस बच्चे की सुरक्षा के साथ कभी खिलवाड़ नहीं होने देगा। ठीक है, लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे, हमें अपनी बंदूक चलानी ही पड़ेगी। तभी उस आदमी ने अपनी बंदूक को लोड कर लिया। ये देखकर अचानक उस भेड़िए के शरीर के अंदर से एक रोशनी निकलने लगी। वो अपने आकार में भी थोड़ा बड़ा होने लगा, जिस वजह से वो और ज्यादा डरावना लगने लगा था। तभी उसने अपनी आंख के अंदर से एक अजीब सी दमकती हुई रोशनी निकाली और उसे इस आदमियों की तरफ फेंक दिया। उस रोशनी के प्रभाव की वजह से सामने खड़े हुए आदमियों को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसा लगा कि जैसे उन आदमियों की थोड़ी देर के लिए आंखों की रोशनी चली गई हो। मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा, मेरे सामने अंधेरा क्यों छा रहा है, मेरी आंखों को क्या हो गया है? लेकिन कुछ देर के बाद वो शक्ति अपने आप ही गायब हो गई और आदमियों को सब कुछ नजर आने लगा। लेकिन जब तक उनको सब नजर आया तब तक वो भेड़िया बच्चे को अपने साथ लेकर रफू चक्कर हो चुका था। उनसे कई मील दूर अपनी गुफा में वो भेड़िया उस इंसान के बच्चे को लेकर बैठा हुआ था और साथ ही वो इंसान का बच्चा रोए चला जा रहा था। अचानक तभी वीरेंद्र की आंख खुल गई और वो घबराते हुए उठ बैठा। उसने अपने आसपास नजरें घुमाकर देखा और पाया कि वो आश्रम में था। लगता है उसने सपना देखा था, क्योंकि ना ही वहां पर कोई घना जंगल था, ना ही कोई छोटा बच्चा और ना ही कोई जंगली भेड़िया। तभी वीरेंद्र ने एक राहत की सांस ली और अपने सीने पर हाथ रखते हुए कहा, फिर से वही सपना, न जाने क्यों मुझे ये सपना बार बार आता है। क्या मतलब है इस सपने का? वीरेंद्र के पास अपने आप से सिर्फ ये सवाल करने के अलावा और कोई चारा नहीं था, क्योंकि बाकी चीजें उसके हाथ में थी भी नहीं। एक दिन बीत चुका था और पंचायत का दिन आ गया था। सरपंच और उसके साथ ही अलग टेबल और कुर्सी पर बैठे हुए थे, जबकि कई गांव वाले सामने जमीन पर बैठे हुए थे। इस पंचायत का फैसला सुनने के लिए काफी सारे गांव वाले आ पहुंचे थे और उन सभी के साथ साथ वहां पर वीरेंद्र और मुखिया देव की नंदी मौजूद थे, जिनके बीच में फैसला होने वाला था। तभी सरपंच कहने लगे, आप दोनों को अपनी अपनी बात कहने का समय दिया जाएगा, एक एक करके बताइए। सरपंच जी, मेरा नाम वीरेंद्र है और मैं लंगड़ा आश्रम का इकलौता सन्यासी हूँ। परसों जब मैं अपने आश्रम के अंदर गांव वालों को बुलाकर उनका इलाज कर रहा था, तब किसी ने आश्रम में आकर मेरी बहन जैसी शशि दीदी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। कोई आया था मेरी रसोई के अंदर, जिसने उन्हें नशे की दवा सुंघाई और फिर उनको अलमारी में बंद कर दिया। उसके कुछ देर के बाद मुखिया जी हमारे आश्रम के अंदर आए और उनको पता चला कि रसोई के अंदर तंत्र विद्या की सामग्री है, और उन्होंने सबके बीच में मुझे बदनाम कर दिया कि ये सब मेरा किया धरा है। सरपंच जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं एक सन्यासी हूं और मैं तंत्र विद्या में बिल्कुल भी नहीं हूं। मैंने आज तक सिर्फ लोगों का भला किया है, साफ सुथरे तरीके से ईश्वर को याद किया है। इसलिए मैं इतना घटिया काम करना तो क्या, इसके बारे में कभी सोच भी नहीं सकता। लेकिन मुझे शक है कि जिस इंसान ने शशि दीदी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी,
हो ना हो उसी इंसान ने मेरे आश्रम में घुसकर तंत्र विद्या का सामान फैलाया था और मुझे बदनाम करने की साजिश रची थी। दीदी को बंद करने के बाद उस इंसान ने रसोई में वो सामग्री फैला दी होगी ताकि वो गांव वाले भी देख पाए। वीरेंद्र की पूरी बात सुनने के बाद सरपंच अपना सिर हिलाने लगे और उसके बाद वो देवकी नंद की तरफ देखते हुए बोले, मुखिया जी, आपको क्या दिक्कत है? तभी मुखिया देवकी नंद अपनी कुर्सी पर टांग रखकर बैठा और बोला, हमारी दिक्कत बस एक ही है कि हम इस गांव के अंदर से बुराई को खत्म करना चाहते हैं। मुखिया जी की जय हो। अचानक तभी देवकी नंद के सपोर्टर्स उसके लिए हल्ला गुल्ला करने लगे। तभी वो हाथ से इशारा करके सभी लोगों को शांत कर रहा था और उसने आगे बोला, आप तो जानते हैं सरपंच जी, मुखिया होने के नाते मेरी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं इस गांव को लेकर। इसलिए मैं हमेशा इस बात का ख्याल रखता हूं कि गांव में जो कुछ भी कोई गलत काम कर रहा है उससे बाकी लोगों को कोई दिक्कत ना हो। बस मैं अपना वही काम कर रहा था। जब मैं इसके आश्रम पहुंचा तो वहां पर मुझे घुसते ही महसूस हो गया कि वीरेंद्र ने कुछ तो यहाँ पर गलत किया है। और जब मैंने ढूंढा तो मुझे मिला कि वहां काला जादू, टोना टोटका ये सब किया हुआ था। इसलिए मैंने वहां फौरन शोर मचा दिया और गांव वालों को सुरक्षित तरीके से आश्रम से निकाल दिया ताकि वीरेंद्र उनके साथ कुछ गलत ना कर बैठे। बस इतनी सी खता है मेरी। क्या कुछ गलत किया मैंने जो उस चीज के लिए आज यहाँ पर पंचायत बिठाई गई है? ये सब सुनते ही वीरेंद्र का गुस्सा उससे संभाला नहीं गया। हाँ, गलत किया आपने, बिल्कुल गलत किया। आप ऐसे बिना सोचे समझे मेरे ऊपर इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगा सकते हैं? हा? क्योंकि ये सबकी प्लानिंग भी आपने पहले से की थी। आपको पहले से ही पता था कि वहां पर तंत्र की सामग्री रखी हुई है क्योंकि वो रखवाई ही आपने थी। क्यों नहीं आप इधर उधर गए आश्रम में और सीधा रसोई में ही चले गए? आप कहीं और भी तो जा सकते थे, लेकिन नहीं, आप सीधा रसोई के अंदर क्यों गए? क्योंकि आपको पहले से ही पता था कि वहां पर क्या फैला पड़ा है। बताइए सबको सच। क्या नतीजा होगा गांव में बैठी इस पंचायत का? पंचायत किसके हक में फैसला सुनाएगी और क्या वीरेंद्र को देवकी नंद के ऊपर जीत मिल पाएगी या फिर पंचायत देवकी नंद को ही जिता देगी? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम।